नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नदी में युवक का तैरता शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। जिले में जारी है अपराधियों का आतंक, मछली व्यवसायी के घर में की जमकर लूटपाट, तो वहीं एक घर को चोरों ने बनाया निशाना, 12 लाख की संपत्ति पर किया हादसा। और समस्तीपुर में हुए ग्रामीण बैंक के मैनेजर के हत्याकांड का मुजफ्फरपुर पुलिस ने किया खुलासा, 3 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक युवक का नदी में तैरता शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पे हजारों की संख्या में ग्रामीण मौके पे जुट गए। मृतक की पहचान गायघाट थाना इलाके के कांटा गांव निवासी सुनील महतो का 25 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार के रूप में हुई है। सौरभ पिछले 5 दिनों से गायब था। अचानक लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि बेनीबाद ओपी के नाजरपुर स्थित नदी में एक शव तैर रहा है। सूचना पे पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKM-CH भेज दिया। मृतक के चाचा वर्तमान में मुखिया है। परिवार वालों ने हत्या का शक जाहिर की। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर के सरैया जैतपुर ओपी के जिगास गांव स्थित मछली व्यवसायी बटेश्वर सहनी के घर में 20 की संख्या में आए हथियारबंद डकैतों ने जमकर तांडव मचाया। गृह स्वामी समेत पूरे परिवार का मुंह हाथ बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया और घर में भीषण डकैती की घटना को अपराधियों ने अंजाम दे दिया। डकैती की इस घटना से ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। इधर मुजफ्फरपुर में नाइट कर्फ्यू के बीच चोरों की चांदी कट रही है। प्रतिदिन मकान या दुकान को चोरों के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। ताजा मामला नगर थाना इलाके के आजाद रोड चंदवारा की है, जहां चोरों ने रविवार की रात रिटायर्ड प्रोफेसर कामेश्वर तिवारी के बंद घर को निशाना बनाया। मेन गेट समेत 4 कमरों का ताला तोड़कर 12 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। इसमें 1,25,000 रुपए कैश और जेवरात समेत अन्य कीमती सामान थे। रिटायर्ड प्रोफेसर के बेटे इंजीनियर रवि कुमार ने बताया कि वो लोग सपरिवार काम के सिलसिले में गायघाट स्थित अपने पैतृक गांव गए हुए थे। इस दौरान रात को चोरों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया। सोमवार को पड़ोसी द्वारा सूचना मिली कि मेन गेट पे ताला नहीं है, गेट खुला हुआ है। दोपहर में वो लोग गांव से शहर पहुंचे। अंदर जाकर देखा तो दंग रह गए। पूरा सामान बिखरा हुआ था। कैश, जेवरात, टीवी, इन्वर्टर सब चोरी हुआ था। सूचना मिलने पर टाउन थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। नगर थाना के SI नागेंद्र प्रसाद ने बताया कि पड़ोस में लगे CCTV कैमरों में कुछ संदिग्ध युवकों की तस्वीर कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों का पता लगाने में जुट गई है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। ये लंगड़ा है। 4 वो है, ये देखिए बांध भर का लग रहा है का? बांध भर का लग रहा है का? वो भी हो सकता है। हाँ हाँ फिटलर चोर है। हाँ वही। हमको सुबह में मैं भतीजा फ़ोन किया था जो ऐसे घर का ताला टूटा हुआ है, तो हम लोग घर से भाग के आए हैं। तो घर से भाग के आए तो देखते हैं सारा सामान घर का बिखरा हुआ और सारा सामान गायब है घर में का। जैसे अब कैश हुआ, ऑर्नामेंट्स हुआ, टीवी हो गया, इन्वर्टर हो गया, कंबल कपड़ा, मतलब बहुत कुछ, अप्रोक्स लगभग 10 से 15 लाख के करीब का सामान ले गया। कैश कितना था? कैश लगभग आप मान लीजिए लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के करीब में था। ज्वेलरी तो 5 लाख से ऊपर का था। और क्या क्या लेंगे? और इन्वर्टर है, टीवी है और बहुत सारा सामान है। यहाँ पे जानकारी मिली आए तो देखे हैं सब चीज़ वो खुला हुआ है। इसमें कुछ सिक्के गहने वगैरह ये सब थे, 5-6 लाख के आसपास के थे, वो सब चीज़ लेके चला गया हुआ है। अच्छा, कितने लोगों का जेवर था इसमें?
इसमें जेवर सिर्फ मेरी मतलब मेरे ससुर जी का था, मेरी सास का था इसमें जेवर। हाँ, और कुछ मेरा भी था, ऊपर रखा हुआ था कुछ मेरा भी। कब ले गया? यही कल रात में हुआ सब। लगभग कितने का नुकसान जेवर होगा? जेवर 5-6 लाख का होगा। कैश वगैरह भी था? इसमें कैश कुछ था, लेकिन याद नहीं कितना कैश था। चोरी तो हुआ है, देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चोरी हुआ है और घर वाले लोग कोई काम से बाहर गए हुए थे, किन्हीं को अगोरने के लिए दिया गया था और वो 10 बजे आए और बोले कि 2 बजे हम चल गए थे, हमारा डर लगने लगा तो हम चल गए। इसकी सूचना ही किन्हीं को नहीं दिए, यही तो अभी तक बयान है। देखते हैं। क्षति कितने का बताया है गिरीश स्वामी? क्षति तो अच्छा है, अभी कीमती सामान है, वो सब देख के बताएंगे। सीसीटीवी वगैरह में भी आ गया है, चोरी की तस्वीरें आई है सीसीटीवी में। हाँ, सीसीटीवी में आया है तो उसमें देखा जा रहा है तो सिर्फ पीछे का अथी दिखाई दे रहा है, इससे देखा जाएगा कुछ अथी किया जाएगा। केयर टेकर को क्या डिटेन करेंगे, ले जाएंगे पूछताछ के लिए थाना? हाँ, जरूर ले जाएंगे। क्या बताइए? ले जाएंगे, केयर टेकर को पूछताछ के लिए ले जाएंगे। हाँ। इसमें चोरी हुई उद्भेदन करेंगे, क्योंकि रात्रि गश्ती को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, ठंडा में भी चोरी की घटना पर। रात्रि गश्ती में कुछ हमारा समझ में आ रहा है कि हम लोग गश्ती वाले सब सिकंदरपुर में कुछ ओझरा गए, वहाँ पर भी कुछ हथियार बंद के सूचना मिला, हम लोग वहाँ गए, उसमें समय लग गया हम लोग को, इधर खाली पड़ गया, यही बीच में उद्भेदन होगा। मुजफ्फरपुर में भाई बहन को शर्मसार करने वाली दुष्कर्म की एक घटना सामने आई है। घटना बोचहा थाना इलाके के एक गांव की है। लड़की ने अपने ही चचेरे भाई पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। लड़की ने बताया कि पिछले रविवार को उसका भाई गुड्डू कुमार ने अगवा कर उसे दूसरे गांव ले गया और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, भाई शादी के लिए भी लगातार दबाव बना रहा है। फिलहाल महिला थाने की पुलिस में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। हमको साथ बलात्कार हुआ। कौन? गुड्डू कुमार, हमको भाई लगता है चचेरा में। चचेरा भाई क्या बोला था तुमको? कहा कि हमसे शादी करें, हम कहे कि हम नहीं करेंगे, हमको आप अपन भाई, हम नहीं करेंगे तुमसे शादी। गलत किया? हाँ। कैसे जान पहचान? लगे के। कहाँ रहता था वो? और चाची के बेटा है हमको। अपन चाची के? हाँ। हाँ। क्या चाहती है? न्याय? हाँ। बताओ। उसको सजा मिल। भाई बहन के रिश्ता हो गया, भाई बहन के रिश्ता में शादी हो सकता है? कहूँ तो ऐसा हुआ है? नहीं हुआ ना, कभी नहीं हुआ है। जब भाई बहन के रिश्ता में शादी हो, कैसे ले गए बुला के? क्या बोला? ऐसे बोला जो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आओ, तो ये बोला जो चाची है तो जाते हैं। क्या कहता है चाची? इसका दिल में छोपाच नहीं था जो हमको कुछ कहेगा। गया तो बोला जे मेरा बेटा से शादी करो, तो ये बोला जो चाची जो तुम गंदा बात बोल रही हो, जो शादी कैसे कर सकते हैं हम, जो हमको तो भाई है, भाई बहन में शादी हो सकता है? अरे वो बलात्कार की बात बता रही है, मेरे साथ गलत किया, बस और कुछ अभी बताई नहीं है। ठीक है। आरोपी कौन है? हम नाम कुछ नहीं बता पाएंगे, अभी रजिस्टर्ड हो रहा है। का है? कौन है? पड़ोस का है? गाँव का है। गाँव का? हाँ, गाँव। पूरी बात क्या बताई लड़की की? गलत किया? हाँ, गलत किया है मेरे साथ। उसका मेडिकल कराने आए? हाँ, मेडिकल कराने आए हैं। आगे अब जो होगा होगा। गिरफ्तारी होगी? हाँ, गिरफ्तारी होगी। कौन गाँव? मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने समस्तीपुर के जटमलपुर में पिछले दिनों हुए ग्रामीण बैंक मैनेजर के हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान समस्तीपुर कल्याणपुर के अमरजीत सहनी, गांधी कुमार और मुजफ्फरपुर के काटी गोसाई का सुनील कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 देसी पिस्तौल, 3 कारतूस और 4 मोटरसाइकिल बरामद किया है। ये सभी अपराधी काटी के एनटीपीसी के पास इकट्ठा होकर एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अपना जाल बिछाकर इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि पकड़े गए अपराधी मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में कई आपराधिक मामलों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। 3 जनवरी को समस्तीपुर में ग्रामीण बैंक के एक मैनेजर जो कि जा रहे थे, उनके साथ में समस्तीपुर में
लूटपाट हुई थी गोली मार करके। इस मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस को एक अहम सफलता मिली है, जिसमें काटी थाना को सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर मुजफ्फरपुर में काटी इलाके में एक फाइनेंस कंपनी के जो मैनेजर है उसको गोली मारने का प्लान था। इस मामले में काटी थाना के प्रोबेशनर अभिषेक ने और बाकी अन्य टीम के सदस्यों ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 2 पिस्टल, 2 बिना नंबर की बाइक और 1 देसी कट्टा बरामद किया गया। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि काटी थाना क्षेत्र में ही एक फाइनेंस कंपनी जो कि रन करते उसके मैनेजर को इनको प्लान था कि उसको गोली मारनी थी और उसके साथ में लूटपाट करनी थी। इस प्रकार पुलिस ने 2 घटनाओं को रोकने में सफलता प्राप्त की है और 1 घटना का खुलासा किया है। थैंक यू। कहाँ के लोग रहने वाले हैं? ये इसमें से 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जो तीन में से 2 व्यक्ति जो है समस्तीपुर के रहने वाले हैं और 1 व्यक्ति जो है वो काटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। आपराधिक रिकॉर्ड में लोग इन सभी का आपराधिक रिकॉर्ड है। ये लोग लगभग आधा दर्जन केसेस में पहले भी लूट के और हत्या के आधा दर्जन केसेस में वांछित रह चुके हैं, जो है कुछ केसेस में ये पहले अरेस्ट भी हुए थे और उसके बाद में फिर से ये अपराध कर रहे थे। इसमें काटी थाना क्षेत्र का 1 व्यक्ति है। मुजफ्फरपुर के बरूराज थाना इलाके के फुलवरिया चौक पर रविवार शाम पेट्रोल पंप और बाइक एजेंसी को लूटने पहुंचे अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों तरफ से करीब 18 राउंड से अधिक फायरिंग हुई। इनकाउंटर में गोली लगने से 4 अपराधी घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर इलाज करवाया जा रहा है। वहीं मौके से कुल 8 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 2 भागने में सफल रहे। मौके से एक बोलेरो और एक बाइक को जब्त किया गया। 5 पिस्तौल और गोली भी बरामद हुई। पुलिस के मुठभेड़ में 4 अपराधी को गोली लगी है। गोली लगने वाले अपराधियों की पहचान मुजफ्फरपुर देवरिया थाना के धरफड़ी का धर्मवीर कुमार, राहुल कुमार है। वहीं 2 अन्य वैशाली हुसनपुर के चुन्नू कुमार और नीरज है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान इन 4 के अलावा वैशाली के मंजय कुमार, देवरिया धरफड़ी का विकास कुमार, धरफड़ी का विकास कुमार सहनी, पारू का सलीम हुसैन के रूप में हुई है। गिरोह का मास्टरमाइंड व सरगना अयूब है, जो मौके से अपने एक साथी के साथ फरार हो गया था। इनके पास से 5 पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 29 गोली, 9 खोखा, 2 बाइक और एक बोलेरो बरामद हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी जयंत कांत ने बताया कि पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली है। कई अपराधियों का नाम भी सामने आया है, जिसकी तलाश में पुलिस की स्पेशल टीम छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधी जो कि बरूराज थाना क्षेत्र में फुलवरिया नामक स्थान पर एक टीवीएस की एजेंसी और पेट्रोल पंप को लूटपाट का निशाना बनाने के उद्देश्य से वहां इकट्ठा हुए हैं। इस मामले में डीएसपी सरैया, डीएसपी ईस्ट, एसएचओ मोतीपुर, एसएचओ टाउन और डीआईयू की विशेष टीम के सदस्यों को मौका वारदात पर भेजा गया, जिन्होंने उस जगह पर जब अपराधी वहां पहुंचे तो उनकी योजना को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस पे अपराधी पुलिस को देख करके फायरिंग करने लगे और वहां पे आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जो है जवाबी फायर किया, जिसमें 4 अपराधी घायल हुए और 8 लोगों को अरेस्ट किया गया। इनके पास से 5 पिस्टल के साथ में 7 अवैध हथियार, 29 राउंड गोलियां, 2 बाइक और 1 बोलेरो बरामद किया गया। जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि वहां पर टीवीएस की जो बाइक एजेंसी है और इसके अलावा पेट्रोल पंप जो एक ही जिसका मालिक है, जिसको लूटने के उद्देश्य से वहां इकट्ठा हुए थे और उसके बाद में इनकी योजना थी कि इसका करके अंजाम दे करके इस लूटपाट को और बोलेरो गाड़ी से भाग जाने की योजना थी। लेकिन पुलिस के टीम के सदस्यों ने, डीएसपी सरैया, डीएसपी ईस्ट और बाकी अन्य सदस्यों ने बड़ी दिलेरी से उनका मुकाबला किया और सभी अपराधियों को टोटल 8 अपराधियों को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की। 2 अपराधी मौका वारदात से भाग निकले। इस मामले में जो पुलिस की ओर से 18 राउंड गोलियां फायर की गई, जिसमें 4 अपराधी घायल हुए हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। बाकी अन्य 4 को जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। गिरोह पर कहाँ के थे, लोकल हैं या ये इसमें से जो टोटल अपराधी हैं, कुछ जो है देवरिया थाना क्षेत्र के टोटल 8 अपराधी जो अरेस्ट हुए हैं, उसमें 4 अपराधी जो हैं वो देवरिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसके अलावा बाकी अन्य अपराधी वैशाली जिला के रहने वाले हैं। इन सभी को अरेस्ट किया गया। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं क्या? कुछ पुलिसकर्मियों को हल्की फुल्की चोट आई थी इस ऑपरेशन के दौरान,
बाकी उनका इलाज होकर के उनको वो अभी स्वस्थ है। इससे पहले किसी अपराध में शामिल ये सब ये इसमें से 2 जो लोग पकड़े हैं, इनका मुख्य सरगना जिसको पुलिस ने पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, ये पहले भी जो है लूट के केसेस में और डकैती के केसेस में जेल जा चुका है। इसके अलावा एक अन्य इसका साथी वो भी वैशाली से और मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र से पहले भी लूट के और अपराध की योजना बनाने में जेल जा चुका है। कोई लाइनर भी था लोकल उसमें किसी का? अभी इन लोगों से हम लोगों की पूछताछ चल रही है। इसमें जो है अभी इन लोग से कई चीजों का हम लोगों को कई अन्य अपराधियों के बारे में भी पता लगा है। इसके ऊपर पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। ये प्रोफेशनल गैंग लुटेरे हैं या पुलिस में काफी लोग जो है वो टीनेजर्स भी हैं? ये जो टोटल 8 अपराधी हैं, जिसमें से 3 लोग पहले भी जेल जा चुके हैं, लूट के केसेस में जेल जा चुके हैं। इन लोगों की जो योजना थी वो यही थी कि वहां पे इकट्ठा होकर, क्योंकि 2 जगह थी उसमें एक ही जगह से वो संचालित होता था। इनका प्लान था कि एक बड़ी योजना को अंजाम देना। पुलिस को इस मामले में सूचना मिली थी और जिसमें जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। संगठित अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर तिरहुत रेंज के आईजी पंकज सिन्हा ने सोमवार को एसएसपी कार्यालय में बैठक की। इस दौरान शराब माफिया व धंधेबाजों पर अंकुश लगाने को लेकर रणनीति तैयार किया। साथ ही 3 थाना पे एएलटीएफ का गठन किया। साथ ही अपराध की रोकथाम के लिए जिले के सभी डीएसपी व एसडीपीओ के नेतृत्व में एक ब्रज टीम का गठन किया। इसे टीम में इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को रखा है। जिले में इसकी मॉनिटरिंग एसएसपी करेंगे, जिनकी रिपोर्ट आईजी कार्यालय को भी भेजेंगे। आईजी पंकज सिन्हा ने बताया कि एलटीएफ टीम 3 थानों पर होगी, जिसका जिला पुलिस मुख्यालय से स्वतंत्र गाड़ी मिलेगी। वे जिलों में अपने गुप्तचर की सूचना पे कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ने पर स्थानीय थाने से भी मदद लेंगे। स्थानीय थाने को एलटीएफ के डिमांड पर अविलंब सहयोग देना होगा। उन्होंने बताया कि जिले में 2 दर्जन से अधिक शराब के बड़े माफिया हैं, जो जिला पुलिस की ओर से पहले ही चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनकी गिरफ्तार हर हाल में एएलटीएफ को करनी है। उन्हें इसका टास्क दिया गया है। टीम को महीने में माफिया को पकड़ने का टास्क दिया गया है। कितनी गिरफ्तारी करनी है यह गोपनीय रखी गई है। किस टीम को कौन कौन माफियों के नाम दिए गए हैं यह भी गोपनीय रखने को कहा गया है। बताया जाता है कि हर टीम के कॉमन माफिया को नाम दिया गया है। देखिए, बैठक मुख्य रूप से जो जिले में पुलिस हेडक्वार्टर और सरकार के आदेश पर एक एएलटीएफ का गठन हुआ है और वज्रा टीम की गठन हुई है, ये आपको विदित होगा पहले से। तो उसके और बेहतर प्रदर्शन के लिए ये बैठक हम लोगों ने किया है कि एएलटीएफ जितने भी मद्य निषेध के कांड में वांछित अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी अधिक से अधिक संख्या में हो सके। अवैध शराब के भंडारण, परिवहन अथवा उसके चुलाई पर रोक लग सके और जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। सर, ये एएलटीएफ टीम किस स्तर की होगी सर? ये एएलटीएफ टीम जो बन चुकी है वो मोस्टली थानों के 2 थाना 3 थाना करके उसको एरिया बांटा गया है और उन थाना क्षेत्र में वो ऑपरेट कर रहे हैं। उनको पर्याप्त संख्या में गाड़ी, इंडिपेंडेंट है वो अपने आप में, हालांकि उनको जब भी ज़रूरत होती है तो संबंधित थाना भी उनको सहयोग करती है। तो उनके पास टारगेट फिक्स्ड है, कितने लोग हैं ये उनको पता है, उनको टारगेट की जानकारी है। अब उसमें और बेहतर रिजल्ट लाने के लिए ये मीटिंग किया गया है। तो बजरा का क्या स्ट्रेंथ होगा, कैसे वो ऑपरेट करेगा? बजरा यहाँ एक कंपनी है जिसको 3 भाग में बांटकर 4 भाग में बांटकर एसडीपीओ लोगों को उसका प्रभार दिया गया है। ये लोग अपने क्षेत्र के जितने भी पूर्व से वांछित हत्या के प्रयास, SC ST केसेस, पुलिस पर हमला वाले जो केसेस हैं, इन केसेस में जो वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार ये प्रयास हो रहा है और उसमें सफलता भी मिली है। शराबबंदी पे मचे बवाल पर राज्य सरकार के मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि गरीब के हित में बिहार में शराबबंदी जरूरी है। पैसों के लिए बिचौलिए गरीबों के बीच जहरीली शराब परोसकर जान ले रहे हैं। शराबबंदी पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बयान पर उन्होंने कहा कि राजनेता के रूप में उनके कुछ निजी विचार हो सकते हैं, जिसे तूल देने की जरूरत नहीं है। बिहार में एनडीए गठबंधन पर डॉक्टर सुमन ने स्पष्ट किया कि गठबंधन धर्म में ऐसे हालात बनते रहते हैं। जनता का जनादेश गठबंधन के पक्ष में है और इस नाते सभी पार्टी एकजुट है। एमएलसी चुनाव में
हम की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि पार्टी का आंतरिक मामला है, इस पे मंथन जारी है। किशनगंज से पार्टी के सम्मेलन में शामिल होकर लौट रहे मंत्री संतोष सुमन के साथ रहे पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने माना कि राजग गठबंधन में इन दिनों कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को विफल बताते हुए नीतीश कुमार से इस पर पूर्व विचार करने का सलाह तक दे डाली थी। हम पार्टी किस तरह की रणनीति बना रही है जो अभी वर्तमान राजनीतिक हालात है उस पर? देखिए, हम पार्टी अपना संगठन मजबूत कर रही है। हम लोग हर जगह घूम करके अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनमें जोश भर रहे हैं। और जब राजनीतिक पार्टी है तो हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए और ये सतत चलता रहता है, इसमें कहीं कोई आज की बात नहीं है। किशनगंज से हम लोग लौटे हैं, किशनगंज में भी कार्यकर्ताओं का बहुत जोश और उत्साह था हम लोग के साथ। और आगे हम लोग की प्लान है कि कुछ जिला में जब कोरोना का जो कथी है ख़त्म होने के बाद हम लोग जिला वाइज सम्मेलन करने की बात कर रहे हैं। अपने जिला अध्यक्षों से मिल करके उनकी राय ले रहे हैं, उनसे डेट तय कर रहे हैं और ये हम पूरे बिहार में हम लोग इस तरह का सम्मेलन करने की विचार कर रहे हैं। इसी पर हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग सभी लोग, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आगे आएंगे और घूमेंगे। और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो प्रभारी हैं, सब अपने जिलों में जा करके संगठन को मजबूत करेंगे। गठबंधन को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, बीच में जो बीजेपी के साथ विवाद चल रहा था, तरह तरह की बयानबाजी हो रही थी, तो क्या आगे गठबंधन बीजेपी के साथ बनी रहेगी या टूट भी सकती है? देखिए, गठबंधन है और गठबंधन में अच्छा काम हो रहा है, सरकार अच्छी तरह से चल रही है। माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में सरकार बिहार का विकास हो रहा है और हम समझते हैं गरीबों के हितकर सरकार है और जनता ने हम सबको आशीर्वाद दिया है कि सब मिलजुल के सरकार चलाएं। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है, छोटे मोटे बयानबाजी लोग करते रहते हैं, ये सब चलता रहता है और बड़ा बड़ा जो काम में छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। हम समझते हैं कहीं गठबंधन में कोई विवाद नहीं, कोई दरार नहीं, हम सब एकजुट हैं, बिहार के विकास में लगे हैं। ये लगता है आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को टारगेट किया जाता है, कभी राज्य के मुद्दे पे, कभी ब्राह्मण के मुद्दे पे, कभी शराबबंदी के मुद्दे पे, उन्हीं को टारगेट किया जाता है, ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उन व्यक्तिगत विचारों में पार्टी और कोई बड़ा जब प्रोग्राम होता है उस पर नहीं चलता है, वो सब बातें होती रहती हैं। शराबबंदी को लेकर आपकी पार्टी का अभी क्या चल रहा है? देखिए, आप लोगों को मिसकंसेप्शन है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। शराबबंदी का हम लोग पक्षधर हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पक्षधर हैं। उनका कुछ व्यक्तिगत विचार किसी चीज़ के लिए होता है, कोई गरीब जनता जब उनके पास आता है तो उस बात को कहते हैं, उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक सरकार की बात है और हमारी बात है, हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं और गरीबों को हित के लिए, गरीबों को विकास के लिए शराबबंदी जरूरी है। क्योंकि शराब एक ऐसी बुराई है जो लोगों को एकदम घून लग रहा है। जो कमा के आते हैं शाम में खर्च कर देते हैं, उनको बच्चों पर जो खर्च होना चाहिए, उनके पढ़ाई पर खर्च होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, उल्टा उनका स्वास्थ्य खराब होता है। हम लोग बैठ कर तय कर लेंगे। अभी बातें नहीं हुई है, लेकिन 2-3 दिन में बातें हो जाएंगी। उतरने की तैयारी है कि नहीं है एमएलसी चुनाव का? जाहिर सी बात है, हर पार्टी चाहता है, लेकिन अभी कोई बात नहीं हुई है, कोई बातें तय नहीं हुई है। जिस दिन तय होगा आप सबको बता दें। देखिए, कुछ तो कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ विवाद है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्द ही बैठ करके इस मामले का हम लोग समाधान कर देंगे। चूंकि 4 दलों का गठबंधन है तो आपस में कुछ ना कुछ बातें निकलती हैं और चारों दल के अपने अपने नीति होते हैं, अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। तो तमाम राजनीतिक दल ये कोशिश में होते हैं कि अपने कार्यक्रमों को ज़मीन पर उतारें, इसलिए अपनी बातें कहते हैं। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने एक कोऑर्डिनेशन की बातचीत करी है कि एक समन्वय स्थापित करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली जाए और जिनकी जो बातें हैं उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखी जाए। तो हमें पूर्ण विश्वास है, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब हो गई थी, कोरोना ग्रसित हो गए थे, वो अभी स्वस्थ हो चुके हैं, तो जल्द ही इस मामले का पटक्षेप कर लिया जाएगा। वाल्मीकि नगर में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ उसमें जो बातें निकल के आई उन्हें कब तक रोड में मतलब कहा जा सकता है? उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। वहाँ तय किया गया था कि नई प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। एमएलसी चुनाव को लेकर के बातचीत थी, लगातार हम लोग दौरा कर रहे हैं, एमएलसी चुनाव में भी बातचीत कर रहे हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी को अधिकृत किया गया था, उस पर भी जल्द ही फैसला ले लिया जाएगा। तो जिन निर्णयों को वहाँ लिए गए थे उसको ज़मीन पर उतारने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का हर सिपाही अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। आरजेडी खुश नहीं होती है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को आरजेडी के कुछ नेता प्रताड़ित कर रहे हैं मानसिक तौर पे। उनको रोजाना वो सपना दिखाते हैं कि बस अगले हफ्ते आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा, और वो 1 हफ्ते खुश रहते हैं, लेकिन फिर 8वें दिन फिर वही ढाक के 3 पात, फिर उनको लगता है कि फिर से हम लीडर ऑफ अपोजिशन बैठे हैं। इसलिए
आरजेडी के नेताओं से आग्रह है कि अपने नेता तेजस्वी यादव जी को प्रताड़ित मत करें। 5 साल के लिए जनता ने इस सरकार को चुना, ये सरकार 5 साल कार्यकाल करेगी। आगामी 26 जनवरी को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह स्थानीय नेहरू स्टेडियम में मनाया जाएगा। समारोह को लेकर तमाम तैयारियां युद्ध स्तर पर पूरी की जा रही है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार 26 जनवरी को 9:05 बजे पूर्वाह्न राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में बीएमपी के 1 प्लाटून, जिला सशस्त्र बल के 2 प्लाटून, गृह रक्षा वाहिनी के 1 प्लाटून भाग लेंगे। इसे लेकर सोमवार को डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर झंडा तोलन करने में राष्ट्रीय ध्वज प्रोटोकॉल के साथ कोविड प्रोटोकॉल का अक्षरश पालन किया जाएगा। को लेकर के सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज फाइनल रिहर्सल भी हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया और देखा है उसको, और इसको लेकर के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षात्मक व्यवस्था को लेकर भी तमाम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और मैं सभी लोगों को आने वाले गणतंत्र दिवस पर हार्दिक अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर जहरीली शराब, बढ़ते हत्या और दुष्कर्म के खिलाफ एवं व्यवसायियों की सुरक्षा हेतु जन अधिकार पार्टी ने समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया। पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद राय ने कहा कि पूरे बिहार के सभी जिलों में विभिन्न मांगों को लेकर धरना चल रहा है। इसी क्रम में यहां पर धरना दिया गया है। बिहार सरकार यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर प्रदेश के महासचिव रानू शंकर, स्वर्ण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू ओझा, छात्र युवा अध्यक्ष सुल्तान अली सहित कई नेता मौजूद रहे। 24 जनवरी को सूबे बिहार के सारे जिला मुख्यालय समाहरणालय के समक्ष अपना रोष प्रदर्शन धरना पे आज बैठी हुई है। हमारी मांग है कि सूबे बिहार में रामगढ़वा से लेकर मुजफ्फरपुर तक, नालंदा से लेकर दरभंगा तक जहरीली शराब से जो मौत हो रही है, व्यवसायियों का जो हत्या हो रहा है, अभी एक सरकारी सेना के नौजवान तिवारी जी की जो हत्या हुई है, कल दरभंगा में 2 नाबालिग लड़की की बलात्कार हुआ है, व्यवसायियों का अपहरण हो रहा है। इन्हीं 4 विशेष मुद्दे को लेकर हम आज धरना पे रोष प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और सरकार से हमारी मांग है कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अभी बहुत सारे नवनिर्वाचित मुखिया का हत्या हो गया है। 3 दिन पहले सारण में हत्या हुआ है एक नवनिर्वाचित मुसहर मुखिया जी का, मोतिहारी चंपारण में हत्या हुआ है। इन्हीं 4 मांगों को लेकर आज हम लोग समाहरणालय के समक्ष धरना पे बैठे। कार्यालय से आह्वान हुआ है कि पूरे बिहार में जितने भी जिला हैं उसके मुख्यालय पर धरना स्थल जहां भी बनाया गया है वहां पर कुछ विशेष मांगों को लेकर के पूरे सूबे बिहार में आज राज्यव्यापी धरना चल रहा है, जिस क्रम में हम लोग भी आज मुजफ्फरपुर में धरना स्थल पर बैठे हैं। मांग है कि जहरीली शराब से जो मौत हो रही है इस पर अंकुश लगाना, व्यवसायियों की जो हत्या हो रही है उसको सुरक्षा मुहैया कराने से संबंधित, साथ ही बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं। मुख्य रूप से यही है कि जहरीली शराब से जो मौत हो रही है, दुष्कर्म हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए सरकार से मांग है कि उस पर ध्यान दें और इस तरह का अन्याय लोगों के साथ नहीं हो। आप सरकार हैं, आपका दायित्व बनता है कि जो भी समस्याएं हैं जनहित में उसको देखने का आपका राइट है। शहर में आवारा पशुओं की बढ़ती संख्या लोगों के लिए सिर दर्द और जान को खतरा बन रही है। मेन रोड ही नहीं बल्कि हर गली मोहल्ले में आवारा पशुओं का आतंक है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। ऐसे में कभी किसी के साथ हादसा हुआ तो फिर जिम्मेदारों को जवाब देना महंगा पड़ेगा। शहर में सबसे ज्यादा आवारा सांड, गाय और कुत्ते हैं। शहर में कुछ लोगों ने गाय पाल रखी है, लेकिन अधिकांश लोग दूध निकालने के बाद गायों को डंडा मारकर सड़क पर इधर उधर चरने के लिए छोड़ देते हैं। सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर मंडराते आवारा पशु लोगों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। सब्जी मंडी में सांडों का आतंक इस कदर छाया है कि लोग सब्जी खरीदने जाने में भी कतरा रहे हैं। इसी प्रकार गली मोहल्ले में आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। आवारा पशु झुंड में रहते हैं, जो किसी पर अटैक कर दे तो बचना मुश्किल है। दूसरी ओर कुत्तों का आतंक हर गली मोहल्ले में है। शहर में बढ़ते आवारा पशु लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा है।
आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए नगर निगम के द्वारा काऊ कैचर वैन भी खरीदी गई। आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला छोड़ने की ड्यूटी नगर निगम की है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही से शहर में आवारा जानवरों का आतंक दिन पे दिन बढ़ रहा है। मेयर राकेश कुमार पिंटू से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे को इस संदर्भ में पत्र लिखा गया है। जल्द ही नगर निगम क्षेत्र को आवारा पशुओं के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आवारा कुत्ते से निजात दिलाने के लिए डॉग कैचर वैन भी खरीदारी की जाएगी। में आवारा पशु का आतंक बहुत फैल गया है, जैसे सभी जगह देख रहे हैं आप, गोलापड़ हो गया और भी सभी जगह गाय की संख्या बने, आवारा पशु काफ़ी घूम रहे हैं, जिसके कारण जान माल का भी सुरक्षा नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने काऊ कैचर का इंतजाम किया है और जल्द ही आदेश भी दिया है कि सभी जितने भी आवारा पशु घूम रहे हैं उनको सही जगह व्यवस्था करें कहाँ पर उनको रखना है, और उसके बाद अगर चिन्हित करके जो भी उसके पशु के मालिक है उनको बुला करके आर्थिक दंड लेकर के ही पशु उसको हैंडओवर करें। ईयर टैगिंग के बाद जानवरों की पहचान आसान हो गई, उसके बावजूद इस प्रकार से किया जा रहा है। इस मामले में हमने नगर आयुक्त को बोला है कि आप सभी ईयर टैगिंग जैसे उसका पहचान कर लीजिए और उसको अविलंब उसके मालिक को बुला करके उससे फाइन वसूल कीजिए। सोमवार को बाल विकास विभाग की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज़ादी का महोत्सव और लड़कियां जहां खुशियां वहां कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जिले के होनहार बालिका को 5-5 हजार रुपए के चेक देकर सम्मानित किया। समाहरणालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में लगानुपात अच्छा है। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के जन्म को जश्न के रूप में मनाया जाए तथा शिक्षा के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में समक्ष बनाया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाओं को शिक्षित करने के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत करना भी आवश्यक है, तभी महिला अपनी स्वतंत्रता व आर्थिक पहचान बना सकेगी। बस आज हम लोगों ने यहाँ सेलिब्रेट किया है और इसमें जो कुछ बच्चियों के प्रतिनिधित्व के रूप में हम लोगों ने कुछ बच्चियों के साथ विचार विमर्श भी किया, संवाद विनिमय किया। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी समाज का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब बच्चियां भी पूरी तरह से विकसित हों और समाज की सभी गतिविधियों में समान रूप से सहभागी बने। और बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि सभी बच्चियों ने भी अपने कुछ विचार रखे और ऐसी भी बच्चियां यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने बाल विवाह को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाई। और आज इनके जोश और जज्बे को देखकर लगता है कि हर एक क्षेत्र में ये उड़ान भरने को और जो लक्षित चीज़ें हैं उसे पाने के लिए पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। और हम लोग भी लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि जितनी भी सरकारी नीतियां हैं जो कि बच्चियों के उत्थान के लिए, बच्चियों की शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए, उन सभी का इम्प्लीमेंटेशन फील्ड लेवल पर काफ़ी बेहतर तरीके से बड़ा स्पष्ट है कि बाल विवाह समाज के लिए एक अभिशाप है और संपूर्ण विकास के बिना किसी भी तरीके से विवाह होना या उसके पश्चात बच्चा होना ये संपूर्ण विकास के लिए उचित नहीं है। न सिर्फ इससे स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि बच्चियों का जो विकास है, जो उनके विकास की उम्र है, खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की, आगे बढ़ने की उम्र है, वह प्रभावित होती है। तो ऐसे उदाहरण समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमान स्थापित करते हैं और दूसरे स्थानों पर भी दूसरे लोगों के लिए भी एक तरह से उदाहरण स्वरूप होता है कि अपने अधिकारों को लेकर के सजग रहें। बाल विवाह, दहेज प्रथा ये कुरीतियां हैं और इनको समाज के अंदर से ही लोगों को आगे आना होगा। कानून है अपनी जगह, लेकिन समाज से इसकी डिमांड होने की आवश्यकता है कि बाल विवाह और दहेज प्रथा को निश्चित रूप से उसको हतोत्साहित किया जाना चाहिए और समाज में एक ऐसी स्थिति बननी चाहिए जिसमें बच्चियों को पूरी तरीके से पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का अवसर पूरी तरीके से मिलना चाहिए। सोमवार को भाजपा पिछड़ा मोर्चा के बैनर तले इमली चट्टी जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने की। कार्यक्रम में पार्टी के पिछड़ा मोर्चा जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो भी उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि केंद्र में एनडीए सरकार बनने के बाद कर्पूरी ठाकुर की सोच को पूरा करते हुए अति पिछड़ों को हक दिलाने का काम किया गया है। वहीं भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने कहा कि राज्य में एनडीए की सरकार अति पिछड़ों तथा पिछड़ों को आरक्षण देकर उचित हक दिला रही है और कर्पूरी जी के सपनों को साकार कर रही है। आज 24 जनवरी है, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है।
आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरपुर जिला उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का हम लोगों ने आयोजन किया है और उनको श्रद्धांजलि पूरे ज़िले की ओर से हम लोग दे रहे हैं। साथ ही हम लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के आदर्शों के आधार पर काम कर रही है और उन्हीं के आदर्श के तहत आज अति पिछड़े समाज से आने वाली हमारे बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है और हमेशा पिछड़ों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कर्पूरी ठाकुर जी का जो नारा था पिछड़ों के लिए कि कोई भी काम अगर है तो उसके लिए अरना सीखो, लड़ना सीखो और मरना सीखो। अगर ये तमन्ना दिल में आ जाएगी तो हम जरूर अपने जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेंगे। और आज कर्पूरी ठाकुर जी की जो सोच थी उस सोच को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम दे रही है और सही माने में आज भारतीय जनता पार्टी ही उनको इस जयंती के अवसर पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। यह है कि हम लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा परिवार और भारतीय जनता पार्टी जितने भी लोग हम सभी लोग हैं इनके बताए हुए विचारधारा पर हम लोग चलेंगे और इन्हीं के विचारधारा को आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी जो हैं आज इनके विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं और उसी का हम लोग अनुकरण कर रहे हैं कि इनके विचारधारा पर हम लोग चले। आज के युवाओं को आज के इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई कर्पूरी जी कितने संघर्षशील व्यक्ति थे कि जो अपने जीवन काल में ही इस बिहार की धरती पर पहला बार 26% आरक्षण उन्होंने नौकरी में और शिक्षा में दिलवाने का काम किया जिसका नाम था कर्पूरी ठाकुर। ये कर्पूरी जी ये वास्तव में युग पुरुष कहला गए और इनका चेला सब जो है आज बिहार में देखिएगा विभिन्न पदों पर विराजमान है। इन्हीं का चेला सब जो है काफी। M13 जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर जदयू की ओर से इमली चट्टी स्थित पार्टी कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया जिसमें जिलाध्यक्ष मनोज कुमार, वरिष्ठ जदयू नेता शिशिर कुमार, नीरज सविता जायसवाल, भारतेंदु सिंह, मोहम्मद इकबाल हुसैन सहित उपस्थित जदयू नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। जिलाध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने गांव के सर्वांगीण विकास का जो सपना देखा था उसे पूरा करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिन रात लगाकर उसे साकार कर रही है। साथ ही कहा कि जदयू ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कर्पूरी ठाकुर के विचार और बताए गए रास्ते पर चलकर उनके सपनों को पूरा कर रही है। आज कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर हम लोग बड़ा कार्यक्रम नहीं किए हैं कोरोना की वजह से। कुछ जो पदाधिकारी हैं उन्हीं लोगों को हम लोग बुलाए थे और इसमें अति पिछड़ा दिवस के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से छोटा कार्यक्रम हर प्रखंड में भी मनाया जा रहा है प्रखंड अध्यक्ष के साथ और इस जिला में हम लोग जिला कमेटी के साथ इसको मनाने का काम किए हैं। और माननीय नीतीश जी जो अति पिछड़ों के लिए जो हर जगह सम्मान देने का काम किए हैं उसको आज बताने की ज़रूरत है और जगाने की ज़रूरत है। अति पिछड़ा में भी कुछ समाज अभी भी जो लाभ उनको मिलना चाहिए वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उन लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है ताकि लाभ उनको भी मिले। सोमवार को श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट, नागरिक मोर्चा और कर्पूरी ठाकुर विचार मंच के संयुक्त तत्वाधान में भगवान लाल पुस्तकालय सभागार में पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर का 98वां जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, समिति के मंत्री रणवीर अभिमन्यु, आशा सिन्हा सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज महामानव गुदरी के लाल जननायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की आज 98वें जयंती है। आज ही के दिन 24 जनवरी 1924 को महामानव का जन्म हुआ। बिहार राष्ट्र उनके कार्यों को कभी भुला नहीं सकता। कर्पूरी ठाकुर महान स्वतंत्रता सेनानी थे। गुलाम भारत से लेकर आज़ाद भारत तक उन्होंने समाज और राष्ट्र की जो सेवा की है वह अद्वितीय और बेमिसाल है। गुलाम भारत में भी अंग्रेजों ने उन्हें पिटाई की और आज़ाद भारत में भी कांग्रेस हुकूमत ने
जेपी आंदोलन में उन पर जोर जुल्म और अत्याचार किया। कर्पूरी ठाकुर जैसे महामानव आज भी जीवित हैं और उनका जीवन आज भी प्रासंगिक है। उस समय में जब आरडीएस कॉलेज में गोली चली थी छात्र आंदोलन के दौरान और प्रोफेसर निगमानंद कुंवर और महेश शाही छात्र शहीद हुए थे, केबी सहाय की सरकार थी बिहार में, उसके बाद जो मूवमेंट में आग का घी का काम किया और इतना जबरदस्त छात्र आंदोलन फैला कि केबी सहाय की सरकार चली गई। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारे पूरे डे न्यूज परिवार को इजाजत। नमस्कार।